हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। 24 मार्च 2023 है। इसमें देख लेते हैं कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आज आप 24 जो ये मार्च है 2023, 24 मार्च को हम जो कि वर्ल्ड टीबी ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आज ही के दिन जो है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने कंस्टिट्यूंसी में विजिट किए हैं। तो वन वर्ल्ड टीबी जो समिट को शुरू करेंगे। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो आर्टिकल्स एक आया हुआ है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के है, तो हम उस पर जो कि डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेते हैं कि जो डिस्कशन है कैसे कि देखिए, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, बैक्टीरिया जो होता है जो उनसे जैसे मान लीजिए कि आप वो होते हो, बात करते हो पास में आके, तो कुछ कम्युनिकेट होता है। जैसे मान लीजिए कोरोना था उस समय, जब अभी भी है, उसका कुछ वेरिएंट चेंज होकर के आ रहा है। तो क्या आता है, ये अगर बात करने से कुछ मतलब क्लोज आने से होता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज में कैंसर, अरे सॉरी मैं बोल रहा हूँ, कम्युनिकेबल डिजीज में आप ले सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस को ले सकते हैं, कोरोविड वायरस जो 19 था उसको ले सकते हो आप। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को अगर बात करें तो उसमें जो कि आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं, कैंसर ले लीजिए, एड्स ले लीजिए, ठीक है, शुगर ले लीजिए, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। तो मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ द स्प्रेड, मतलब कैसे फैलता है उसके बेस पे जो है कि हम कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज करते हैं। उसके बाद एक वायरस डिजीज होती है और एक जो है कि बैक्टीरिया डिजीज होती है। बैक्टीरिया जैसे मान लीजिए कि वायरस, जैसे एड्स का होता है, वो वायरस एक से दूसरे में चला जाता है। टीबी भी एक जो बैक्टीरिया है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, एक तरह की बैक्टीरिया है। तो आप टीबी को पूछा जाता है ये कम्युनिकेबल डिजीज और बैक्टीरिया कम्युनिकेबल डिजीज होगा। लेकिन जब एड्स की बात करते हैं तो ये वायरस वायरस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में आएगा। तो हम जो अभी की वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट कर रहे थे उसको लेकर के हैं। फिर इसके बाद काफ़ी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप समझ सकते हो कि कहीं पेज में जो कि वो न्यूज आया, आप लोग भी उससे अवेयर होंगे, लेकर के राहुल गांधी की जी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट है हम उसको डिस्कस करेंगे, ना कि कोई पॉलिटिकल ओपिनियन लेकर के हम चलेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लेजिस्लेचर होते हैं, एमपीज, एमएलए, एमएलसी जो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, असेंबली के, काउंसिल के, परिषद के जो सदस्य, उनका डिस्क्वालीफाई अयोग्यता कैसे होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली 3-4 बेसिस पे होता है, 3-4 लोग करते हैं, उसको हम जो कि डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और आया हुआ है आर्टिकल, पॉलिटी से ही रिलेटेड है। पॉलिटी से रिलेटेड जैसे भी बजट सेशन था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सेकेंड पार्ट चल रहा था बजट सेशन का, तो उसमें लेकर के कि कैसे अप्रोप्रिएट बिल होती है, बजट होता है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में 112 आर्टिकल में मेंशन किया गया है वो कैसे होता है। तो उसमें एक गेलोटिन करके वर्ड आता है, वो कैसे होता है, क्या करता है, कैसे ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट के लिए बात होती है, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री के लिए होती है, तो किसके पास पावर होती है, कैसे वो काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि यूएस फेड जो है, फेडरल बैंक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसका जो इंटरेस्ट रेट जो है, बैंक रेट जो कि इंक्रीज होता है, तो उसके पीछे क्या है, वर्ल्ड के सिनेरियो में किस तरह का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको लेकर के बात चल रही। फिर उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट इंडिया में कैसे, क्या इंडिया उसको फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जो होता है कि आप इस पे बात करिए कि जो वर्ल्ड का मॉनेटरी पॉलिसी होती है और इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं, अगर हम इसको चाहे उसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछता है ना, तो पूछ सकता है ये कि क्या आपको लगता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट, सॉरी, आरबीआई की है, वो मतलब हमेशा यही फॉलो करती है, कैसे वर्ल्ड बैंक, या फिर वर्ल्ड बैंक में बोला फेडरल बैंक काम कर रही है, क्या उसको फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसका एक अपना स्टैंड होना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है, आज के ग्लोबल सिस्टम में आपको कहीं ना कहीं तो फॉलो करना पड़ेगा, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। जब एक तरफ ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हो तो अब एक तरह जो है कि सेपरेशन की कैसे बात कर सकती है, ओपन इकोनॉमिक में, क्लोज इकोनॉमिक में। सभी को पता होगा कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी का, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, नियो लिबरलिज्म क्या होता है, कोलोनिज्म क्या होता है, नियो कोलोनिज्म क्या होता है।
तो ये सारे वर्ड्स हैं, आप जब IR, मॉडर्न इंडिया, वर्ड हिस्ट्री वगैरह जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। बस यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ ज़्यादा इसमें डिटेल में, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम होता है कि हम डिस्कस करें। इसके बाद अगर मैं दूसरे आर्टिकल की बात करूँ जो इम्पोर्टेंट है, 4-5 आर्टिकल इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी तो बस वे अपडेशन के लिए होना चाहिए, होता ही है। जैसे उड़ीसा है, क्या किया कि अभी जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013, उसमें कुछ इंडिया का, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का ये लॉ, उसमें कुछ अमेंडमेंट करे, तो आपके दिमाग में कई चीज़ें आनी चाहिए। एक तो ये कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होता है स्टेट गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्या पावर होती है, क्या प्रोसीजर होता है इनको अमेंडमेंट करने का, कोई बिल, लॉ या फिर एक्ट कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपको करंट अफेयर्स कंटेम्प्रेरी इशू नहीं समझ में आएगी। मैं लिख के दे सकता हूँ। बहुत से जो लोग कहते हैं कि मैं न्यूज़पेपर नहीं समझ में आता, मेजर रीज़न यही है कि उनका बेस स्ट्रांग नहीं होता है, वो कंटिन्यू फॉलो नहीं करते हैं। अगर 2 दिन छोड़ दिए, 4 दिन के, तो क्यों, तो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। हाँ, कभी इमरजेंसी हुआ कि 1-2 लेक्चर नहीं हो रहे हैं, 1-2 दिन नहीं पढ़ रहे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप चले हफ्ता भर पढ़ रहे हो, फिर ये हफ्ते गायब हो, महीने में 10 दिन पढ़ रहे हो, 10 दिन गायब हो, तो फिर सब पढ़ो ही मत। कोई मंथली आएगी उसको पढ़ लेना। लेकिन ये कहिए कि न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाए या फिर उसका अल्टरनेटिव कोई मैगजीन इंस्टीट्यूट की मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। भले हम लेक्चर में डिस्कस करते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप जरूर उसको जो कि फॉलो करिए न्यूज़पेपर को, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं और तो आपको क्लियरिटी आएगी। इसके साथ हम आते हैं PDF अपना शेयर करते हैं कि देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप राहुल गांधी के जो मतलब उनका डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के है, उसमें आ जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे इनको कन्विक्शन को लेकर के क्या इशू था, कैसे था, आगे चल के डिस्कस करेंगे। हर भी देखिए कि एक जो अमृतपाल सिंह हैं, ये आप देख सकते हो, इनका ये पंजाब में कुछ वायलेशन किए थे, ये भाग करके हरियाणा में छुपे थे और वुमेन इनको शेल्टर दी थी, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के है। फिर उसके बाद सूरत में जो कांग्रेस का बीजेपी राहुल गांधी जो थे मतलब कमेंट किए थे यूक्रेन में डेमोक्रेसी को लेकर के, उसको बीजेपी अटैक हो गई है इस समय। फिर उसके बाद रिव्यू सिक्योरिटी इंडियन हाउस माउंटेड पुलिस चॉपर। अभी क्या हुआ कि पिछले दिन जो यूनाइटेड किंगडम में है, जो इंडिया का वो है, क्या बोलते हैं, जो एम्बेसी है, वहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करके तोड़फोड़ भी कर दिए। वो थे जो खालिस्तान सपोर्टर हुआ करते हैं। तो ये चीज़ें थी। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखिए सस्पेंशन ऑफ फ्रॉम असेंबली बीजेपी MLA गुप्ता मूव द हाई कोर्ट। हम सारी चीज़ों को आज कलेक्ट करके हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर कैसे होता है, किस बेसिस पे होता है, उसको लेकर के राज्यसभा को एडजॉर्न कर दिया गया। मतलब कभी मतलब फिक्स कोई मतलब फिक्स टाइम है कि आगे आने वाले समय में एडजॉर्नमेंट क्या होता है, उसका फिक्स समय होता है। हाउस को कुछ दिनों के लिए डिसाइडेड पीरियड के लिए फिक्स कर दिया जाता है। फिर अप्रोप्रिएट बिल होती है, अप्रोप्रिएट बिल क्या होता है, फिर उसके बाद फाइनेंस बिल क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अभी चल के। फिर उसके बाद स्मार्ट सिटी को लेकर के यहाँ पे पता है 2014 में स्मार्ट सिटी लॉन्च की गई थी और उसमें ये था कि हम इंडिया के 100 सिटी को सेलेक्ट करेंगे हाँ, और फिर उनको एक वेल इस्टेब्लिश और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पे बनाएंगे और स्मार्ट लगेंगी। बट एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि अभी जो 100 हैं उसमें से 38-35 ही ऐसी चीज़ें हैं कि प्रॉपर जो भी मतलब बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट थी टेक्नोलॉजी वो इंस्टॉल कर लिए। बाकी लेकिन जब 35 मान लीजिए हैं तो 75 तो अभी तो नहीं है ना, अप्रॉक्सीमेटली 100 मतलब 50% भी नहीं पूरा हो पाया है। तो ये है रिपोर्ट आई है, तो बहुत अलग चीज़ है। फिर उसका ओडिशा एक्विजिशन, अभी क्या है कि इसने बिल पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट के सेंट्रल लॉ को, जो कि अमेंड कर लॉ लैंड एक्विजिशन। यहाँ पे देख सकते हैं हर राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंस इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट 2013। अब इसमें क्या है ना, एक वो प्रोविजन जैसे मान लीजिए SIA और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि अडानी एक कंपनी है, कोई इंफ्रा बनाना चाहती है और वहाँ पे कुछ पॉपुलेशन लैंड एक्विजिशन करना चाहती है, लैंड को एक्वायर करना चाहती है, तो उससे कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट वो करे। लॉ में, इस लॉ में मेंशन किया गया है कि आप वहाँ पहले असेस करो, मतलब वहाँ पे पहले सर्वे करो ये कि जो हम कर रहे हैं कोई इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं तो उसमें क्या मतलब कि इम्पैक्ट कितना पड़ेगा समाज पे, इन्वायरमेंटल हो गया
इकोनॉमिकली व जो भी चीज़ें हैं। तो इस क्लास को हटा रही है उड़ीसा गवर्नमेंट, क्योंकि कि एक टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसको असेसमेंट करने के लिए। और इससे पहले 3 और स्टेट थे हैं जो कि किए हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ठीक है। तो मेरा अगर ओपिनियन आप माने तो नहीं, जो भी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं सबके असेंट से होनी चाहिए, सबका कन्वेंशन होना चाहिए, उसके बाद ही जो कि डेवलपमेंट काम होना चाहिए, भले 1-2 महीने डिले हो जाए। इसके बाद देखिए जो राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, इससे पहले देखिए कुछ लोगों का हुआ, अब फैजल हो गया, आजम खां हो गए, फिर उसका लालू प्रसाद यादव बिहार से, इन 3-4 लोगों का जो कन्विक्शन डिस्क्वालिफिकेशन पहले हो चुका था। फिर उसके बाद जो कि H1B वीजा को लेने के ले ऑफ द वर्कर इन यूर गेट ब्यूटी कंक्लूजन। अभी आपको पता है कि ये वीजा होता है आप जो जॉब करते हो। तो अभी दूसरी चीज़ है जो हाईटेक कंपनी है वो जो है कि अपनी एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद कोवी का न्यू वेरिएंट, सब वेरिएंट जो कि इंक्रीज हो रहा है उसको सर्वे किया जा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे हाई कोर्ट ऑफ द मतलब जो कर्नाटका के वहाँ पे ओबीसी जो सब कोटा दिया गया, लिंगायत अवेंकियाओं को जो कि उनको स्टे को हटा दिया गया, मतलब आप कामों करेंगे ये ठीक। फिर उसके बाद देखिए फार्मर जो प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनका एक इंटरव्यू मतलब कॉन्फ्रेंस में हुआ था, वो छपा हुआ है, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हल्का फुल्का, ये भी जो इम्पोर्टेंट है इसको लेकर के। फिर ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के है यहाँ पे, जो हमने कहा कि अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है कि 24 मार्च को और सेलिब्रेट किया जाता है। राहुल गांधी की कन्विक्शन गिलोटिन को लेकर के है, तो गिलोटिन को मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। गिलोटिन होता क्या है, देखिए गिलोटिन इज archer design for the efficiently carry out executive by behind। अब ये है कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई अगर डिस्टरबेंस होता है तो उसमें स्पीकर जो होते हैं या फिर बोल सकते हो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पावर होती है कि गिलोटिन के थ्रू जो कि बिल को पास करवा देते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। फिर उसके बाद यूएस फेडरल बैंक का है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो है कि इंडिया को, इनका ये कंक्लूजन है कि इंडिया का सिनेरियो जो है और वर्ल्ड का सिनेरियो डिफरेंट है, बट ये कर रहे हैं कि जैसे लेबर को लेकर के है। फिर उसके बाद आप जो भी चीज़ें हैं इनको, तो इनका ये मानना है कि इंडिया को फॉलो नहीं करना चाहिए फेडरल बैंक के प्रोसीजर को, क्योंकि इंडिया का जो है जिसे लेबर इंटेंसिव डिमांड है वो प्रॉपर है इंडिया में। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन भी अदर कंट्री की तुलना में जो कि कम है, इसको नहीं फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये इकोनॉमिक पेज पर उतना इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ नहीं है, बट हम आते हैं जो हमारे लिए एग्जाम की इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है राहुल गांधी का कन्विक्शन। हुआ क्या था कि राहुल गांधी 2019 का जो चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उसमें कर्नाटका में वो थे, मतलब रैली चली, तो उनको मोदी नाम लेकर के मतलब कुछ किए थे कमेंट्स, क्योंकि देखिए नीरव मोदी हैं, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर ललित मोदी हैं, ये लोग सरनेम है, ठीक है। तो ये लोग जैसे जो कि ललित मोदी ये फिजोटी मतलब भगोड़ा मतलब कि भाग गए हैं पैसे से लेके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अब मोदी का जो सरनेम है तो उसको जो है कि प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको लिए क्योंकि वहाँ की जो एक सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखिए इनको जो आईपीसी के जो सेक्शन 500 है इसके अंतर्गत जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। जो लेजिस्लेचर होते हैं उनके 3 पैरामीटर पे डिस्क्वालीफाई किया था। एक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, दूसरा एंटी डिफेक्शन लॉ है जो हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में लाया गया। फिर इसके बाद है आरपीए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, ये 3 पे जो है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं 101 है, 191 है। 191 जो कि एमएलसी के लिए है, 1021 है जो कि एमपीच के लिए डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है इनको। फिर उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू, ये जो कि स्पीकर कहते हैं कि कोई आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अगर आप मतलब डिस्क्वालीफाई होंगे अगर ऑन द डिफेक्शन के बेसिस पे होंगे। डिफेक्शन का मतलब ये हो गया कोई आप पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में जाके काम करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट इसके अंतर्गत किया जा सकता है कि अगर आप कोई केस में पाए जाते हैं क्रिमिनल केसेस में तब। फिर उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट है इसी में कई क्लॉजेस हैं, लेकिन इसमें जो एक क्लॉज है सेक्शन 8A, ठीक है, इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई इविक्शन मतलब कन्विक्ट किया जाता है तो उसको 3 महीने की टाइम दिया जाएगा कि आप उसको अपना सफाई दे दीजिए। लेकिन 2005 के एक लिली थॉमस केस था, इसमें इसको जो कि मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया, अब ये काम नहीं करता। अब राहुल गांधी के पास चांसेस क्या है,
चांसेस ये है राहुल गांधी के पास कि अब ये क्या करेंगे। पहली बात तो इनको ये 30 दिन का समय मिला हुआ है कि आप जस्टिफाई करिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जो है कि अब 30 दिन के अंदर अपना वो मतलब प्रपोजल उसमें देंगे कि हम क्या, फिर अगर इसे सेटिस्फाई नहीं होते तो ये हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में अगर नहीं सेटिस्फाई होते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अभी ऐसा नहीं है जैसे मतलब कि अभी बता रहा हूँ, कैमरा शेयर कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़ चैनल की, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, वो अब ये कह रहे हैं कि अब डिस्क्वालीफाई हो गया, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इनके पास ऑप्शन है अभी, ठीक है। हाई कोर्ट में जाएंगे, जिस कोर्ट ने किया। लेकिन ये चीज़ मैं एक्स्ट्रा इसके बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत जिसे राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ये तो आज से हो गए, ठीक है। लेकिन जो अगला इलेक्शन होगा 2024 में, उसमें भी वो चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर उसके बाद जो 2029 में होगा उसमें भी नहीं लड़ सकते हैं। अब क्यों नहीं लड़ सकते, अब मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ कैसे नहीं लड़ सकते ये बता रहा हूँ। जैसे मान लिया कि ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, ठीक है। अभी तो मान लिया कि ये 2023 में डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, ठीक है, 2023 में डिस्क्वालीफाई कर दिए, फिर अगला इलेक्शन में तो लड़ सकते, लेकिन नहीं। अगर रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट आरपीए एक्ट के अंतर्गत 1951 के अंतर्गत कोई टू मोर देन 2 ईयर, ठीक है, अगर 2 साल या फिर प्लस में अगर कोई मतलब विक्टिम कर दिया जाता तो वो जो है कि तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक दूसरी चीज़ है, आने वाले जो इलेक्शन उसके 6 साल, जैसे मान लीजिए 2023 में इनको डिस्क्वालीफाई करें, लेकिन 2024 में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी तो नहीं हो सकते ये, ठीक है। तो ये तो यहाँ से 2024 से लेकर 5 साल चलेगा, कहाँ पे 29 तक चलेगा इसमें भी, क्योंकि इनका जो 6 साल अगला है, 6 साल अगला जो है ये 2030 में होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि ये अगला इलेक्शन कब लड़ सकते हैं, जब 2034 का होगा, तब ये चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब इधर ये 7 मतलब मोर देन 10 ईयर के ऊपर जो है कि ये दो मतलब कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते। अब ऐसा होगा नहीं, मैं कह देता हूँ, मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ, बट इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अगर होता है तो समझिए कि एक अलग सिनेरियो बन जाएगी। अब कहाँ नहीं जा सकता, अब वेट एंड वॉच है कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट इतना जरूर कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी 10% है कि इनको डिस्क्वालीफाई इस हिसाब से किया जाए, अप्रोच किया जाएगा, हाई कोर्ट कर देगी। क्योंकि कई रीजन है। रीजन ये है कि अगर सेंट्रल में कोई अपोजिशन पार्टी बड़ी है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस में अगर बोला जाए बहुत गद्दावर नेता है, लेकिन जो सबसे उभरते और मतलब कि भावी प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है वो जो है कि राहुल गांधी जी हैं। तो आने वाले समय में डिसाइड होगा कि कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो सारी चीज़ें डिसाइड कर देंगे। सो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, आज के जो भी डिस्कशन था उसमें डिस्कस किया, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।